एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हमने जो एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ा था उसमें दो टाइप का स्पेक्ट्रा पढ़ा था, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा NaCl का जहाँ पढ़ा था हमने वहाँ NaCl में का पढ़ा था, फ्लेम दे दो, लाइट एमिटेड चेक करो, दो येलो लाइन मिलती थी अलग अलग। ऐसे ही हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम फोटोग्राफिक प्लेट पे लिया और चेक किया कि क्या मिलेगा। यहाँ भी अलग अलग टाइप की कई लाइन मिलती हैं। तो व्हेन लाइट एमिटेड बाय हाइड्रोजन गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड एट लो प्रेशर द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लाइन। उसमें तो NaCl में तो दो येलो लाइन मिली थी, लेकिन हाइड्रोजन के अंदर काफ़ी सारी लाइन मिली और लाइन के अंदर भी काफ़ी सारी लाइन मिली। और उनके नाम जो दिए गए लाइन के, वो जिसने डिस्कवरी की उन लाइन की उनके नाम पे हैं। लेमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, परफ्यूम्ड। लेमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, परफ्यूम्ड, ऐसी अलग अलग लाइन मिली 5। ये इनके नाम दे दिए जो इनके डिस्कवर थे उनके नाम पे। यूवी में लेमन होती हैं, बाल्मर विजिएबल सीरीज में होती हैं। विजिएबल मतलब जो हमें ये 7 कलर होते हैं ना जिसमें हमें दिखते हैं, उसमें बाल्मर सीरीज मिली। IR इंफ्रारेड में ये ब्रैकेट और परफ्यूम्ड ये मिली, पाश्चन भी। कैसे मिली, क्यों मिलती हैं ये इतनी सारी लाइन, और लाइन के अंदर लाइन क्यों हैं, ये थोड़ा बाद में बताएंगे। रिडबर्ग फार्मूला। रिडबर्ग गेव इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द वेवलेंथ ऑफ दीज लाइन। रिडबर्ग ने इक्वेशन दी इनकी वेवलेंथ को चेक करने के लिए कि ये जो लाइन मिलती हैं इनकी वेवलेंथ क्या होंगी। तो उसने एक फार्मूला दिया, वेव नंबर वो 1/λ होता है, वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेव इज इक्वल टू R 1/n1 स्क्वेयर। तो R 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर इंटू जेड स्क्वेयर, ये एक फार्मूला दिया उसने जिससे हमें इन लाइन की वेवलेंथ मिल जाएगी। रिडबर्ग कांस्टेंट है R, जिसकी वैल्यू इतनी है 10.9677 सेंटीमीटर। इनवर्स जेड एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन है तो 1 होगा, हीलियम प्लस आयन है, लिथियम प्लस 2 आयन उनका, हीलियम का 2, लिथियम आयन है उसका 3। फॉर लेमन सीरीज। लेमन सीरीज के देखो अभी तक ये आपने KLMN सेल हालांकि 10th में पढ़ लिए, लेकिन इस यूनिट में नहीं आए, ये बाद में आए थे। ये जो आपने रदरफोर्ड मॉडल था उस टाइम नहीं पता थे, तो ये लिमिटेशन थी कि वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये लाइन क्यों आती है। उसका लाइन का कारण क्या है, आपने वो जो KLMN सेल पढ़े ना, KLMN सेल में से K सेल के लिए N1 1 होता है, ये L M N सोन ऐसे सेल बनते हैं अलग अलग। अब जब इलेक्ट्रॉन अलग सेल से, मान लीजिए नंबर 2 सेल से यानी L सेल से K सेल में आएगा, तब ये लाइन मिलेगी। अब वो अगर M सेल से इसमें के ही सेल में आएगा, फर्स्ट सेल में ही, तब उसके अंदर और लाइन आने शुरू हो जाएंगी। ये ऐसे मिलती हैं लाइन। अब बाल्मर कैसे मिलती है, बाल्मर के लिए क्या है, ग्राउंड लेवल N1 बराबर 2 यानी L सेल में आएंगी, के बाद L सेल आता है, L सेल में ऊपर वाले सेल से आती जाएंगी। आप ये मान लीजिए कई मंजिला मकान है, अगर कोई स्पाइडरमैन है वो सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आए तो वो ये है, ग्राउंड फ्लोर पे आए, ग्राउंड फ्लोर पे आए ये है, उससे नेक्स्ट जो फ्लोर है उससे ग्राउंड फ्लोर पे आ जाए या उससे नेक्स्ट फ्लोर से, तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी, कुछ ना कुछ वेवलेंथ मिलेगी उसकी। वो चीज़ आपकी लेमन सीरीज के अंदर अलग अलग सीरीज हैं, लेकिन हालांकि KLMN का अभी जिक्र नहीं आया था, तो ये आगे आएंगे। ये लिमिटेशन थी रदरफोर्ड मॉडल की, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये बाल्मर सीरीज आपको पता चल गया कैसे मिलती हैं। इसका रीज़न क्या है, जब K सेल से इलेक्ट्रॉन L सेल में जाए, यानी L सेल से K में जाए, या M सेल से इसके K के अंदर जाए, या N सेल से K के अंदर जाए, तो अलग अलग लाइन मिलती जाएंगी। बाल्मर के लिए जो ग्राउंड स्टेट है वो है L सेल, N1 बराबर 2, तो 3 से 2 में जाए तब मिल जाएगी एक लाइन,
फिर 4 से 2 में जाए, 5 से, ऐसी नंबर ऑफ लाइन मिलती जाएंगी, जितने सेल पॉसिबल हैं उतनी लाइन मिलती जाएगी। पास चेन के लिए ग्राउंड लेवल है 3, पास चेन के लिए KLM, M सेल है। अब ऊपर वाले N सेल से या और जो सेल हैं उन सेल से इसमें आए तो पास चेन सीरीज मिलती जाती है। तो इस तरह से ये लाइन, अलग अलग लाइन मिलती जाती है। क्वेश्चन है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम n बराबर 5 टू n बराबर 2 स्टेट इन ए हाइड्रोजन एटम। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बतानी है ऑफ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम n बराबर 5 टू n बराबर 2 स्टेट। यानी ये n बराबर 2 स्टेट कौन सी होती है? बाल्मर स्टेट वाले, जो कि विजिएबल रेंज में करती है। तो हमें जो रिडबर्ग फार्मूला वो यूज़ करना, वेव नंबर इतने r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर z स्क्वायर। अब हाइड्रोजन एटम है तो z एटॉमिक नंबर 1 हो गया, n1 2 गिवन है, n2 5 गिवन है, तो वेव नंबर निकल आएगा। वेव नंबर होता आपका लैम्डा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो जो वेव नंबर आया उसको 1/न्यू बार कर दो, आपका वेवलेंथ निकल आएगी। वेवलेंथ के बाद फ्रीक्वेंसी में रिलेशन आपने पढ़े हैं, फ्रीक्वेंसी और इस वेवलेंथ में ये रिलेशन होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बता सकते हो। क्या किया? रिडबर्ग का फार्मूला यूज किया, रिडबर्ग में z n1 n2 गिवन हो पुट कर दिए, वेव नंबर निकला, वेव नंबर से लैम्डा वेवलेंथ निकालनी है, वो रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, इन्वर्सली है ये, तो आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, निकल आएगी। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन लेमन सीरीज कोरस्पॉन्डिंग टू n2 बराबर 3। हायर स्टेट n2 बराबर 3, लेमन सीरीज के लिए n1 बराबर 1 होता है। फर्स्ट लेमन सीरीज के लिए n1 1 होता है, n2 आपको 3, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। लेमन है तो n1 1 होगा, बाल्मर है तो n1 2 होगा, पाश्चन है तो n1 क्या होगा। तो वेव नंबर रिडबर्ग कांस्टेंट, ये फार्मूला यूज करेंगे, वेव नंबर निकाल लेंगे, वेव नंबर आते ही आप लैम्डा भी निकाल लोगे। तो ये सिंपल से न्यूमेरिकल थे, ये आपने करने। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल जो था आपका, उसकी क्या ड्रॉबैक हैं, कमियां क्या हैं? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया। कैसे कि भाई मैक्सवेल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी उसने कहा कि एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज्ड पार्टिकल है, उसके ऊपर चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, और वो जो भी चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, वो हमेशा एनर्जी लूज करता है, और एनर्जी लूज करता जाएगा तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाएगा। प्लेनेट में क्या होता है, प्लेनेट वो सन का केस अलग है, क्योंकि प्लेनेट के ऊपर चार्ज नहीं होता और वो मैक्रो पार्टिकल है, बड़े पार्टिकल हैं। ये माइक्रो पार्टिकल है, ये छोटा पार्टिकल है, इसका अलग केस है, उनका अलग केस है, इसके ऊपर चार्ज भी है। और चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, लूज करते हैं एनर्जी, और धीरे धीरे एनर्जी ख़त्म होती जाएगी तो न्यूक्लियस में फॉल होना चाहिए। तो इस कारण फॉल हो जाएगा तो एटम है उसको शुड कोलैप्स, मतलब उसकी स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एटम स्टेबल हैं, तो ये रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नंबर ऑफ लाइन। ये अभी जो मैं हाइड्रोजन की लाइन बता रहा था, इसके बारे में रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बताया था कि इतनी लाइन क्यों मिलती हैं, कैसे मिली। इट वॉज अनएबल टू एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। भी न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं, KLMN सेल जो बाद में आए हैं उनके बारे में उसने कुछ नहीं बताया था, और उनकी क्या एनर्जी होगी ऐसा भी उसने कुछ नहीं बताया। बोर मॉडल ऑफ एटम, तो ये जो कमियां आई तो इसके लिए एक नया मॉडल आया जिसको नील बोर ने दिया था, वो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बेस पे था। ये तो नील बोर ने दिया जो लास्ट वाली थ्योरी थी, क्वांटम वाली, फोटोन है उन पर एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है वो वाला। और इसने जो ड्रॉबैक आई थी रदरफोर्ड की, वो कमियां आई थी, वो ओवरकम कर दी। क्या? पोस्टुलेट एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवीली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। भाई एटम के अंदर
एक छोटी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। ये नई चीज़ आ गई ना, उसने सिर्फ सर्कुलर पाथ कही थे, इसने कहा कि वो सर्कुलर पाथ ऑर्बिट कहलाते हैं। और उनमें से क्या कहा कि आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिट पॉसिबल, भाई बहुत सारे पॉसिबल है, KLMN है, सो ऑन ऐसे काफ़ी सारे हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट विच हैव ए फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी, उनकी फिक्स वैल्यू होनी चाहिए एनर्जी की। फिक्स है तो क्वांटाइज्ड है, अगर फिक्स नहीं है तो अनक्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स होना एनर्जी। इन ऑर्बिट को उसने एनर्जी लेवल या स्टेशनरी स्टेट का नाम दिया। फिर इलेक्ट्रॉन लूज और गेन एनर्जी तभी करेगा जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा। जैसे वो केल से लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज मिलती है, वो इसीलिए तो मिलते हैं, एक सेल से एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन जंप करे। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तभी चेंज होगी, तभी बदलेगी जब वो एक और एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में फॉल करेगा, जंप करेगा। ठीक है, तो तब तक एनर्जी चेंज नहीं होगी, तब तक वो उसी में घूमता रहेगा। एनर्जी तभी फॉल डाउन होगी जब वो एक से दूसरे में जंप करे। फिर इनका नंबर 1 2 3 और KLM दे दिया उसने। एनर्जी ऑफ डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट इन हाइड्रोजन एटम टाइप आर गिवन। तो ये आप ऐसे मान सकते हो, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ही मानो आप, एक स्टेशन से सीधा दूसरे स्टेशन पे फ्लाई, जैसे हवाई जहाज की तरह जाता सीधा वैसे। तो एनर्जी हाइड्रोजन स्टेट की En 2 पाई स्क्वेयर Me4 N2 स्क्वेयर H स्क्वेयर Z स्क्वेयर, ये एनर्जी है। ये फार्मूला दिया है बोर ने कि किसी जो ये एनर्जी स्टेट हैं E2 E1 E3 KLM सेल की, इनकी एनर्जी निकालने के लिए। तो Z स्क्वेयर माइनस 13 पॉइंट, ये जो वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये H प्लैंक कांस्टेंट, ये पुट करके वैल्यू आ गई एनर्जी स्टेट की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में या जूल पर एटम में या किलो जूल पर में। ये फार्मूला आपको याद ही रखना है कि ये एनर्जी होती है। यहाँ वेरिएबल क्या है, N K है, L है, M है वो सेल, और Z स्क्वेयर वो एटॉमिक नंबर वाला। तो M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, H प्लैंक कांस्टेंट, Z एटॉमिक नंबर। बाकी तो ये भी हमें वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी पता है हमें, प्लैंक कांस्टेंट की भी वैल्यू पता है। तो ये सारे पुट करके ये वैल्यू आई हैं। सिर्फ N वेरिएबल है और Z वेरिएबल है। ऐसे ही रेडियाई है, रेडियाई मतलब रेडियस ही है, वो किसी भी स्टेशनरी स्टेट की A0 N स्क्वेयर बाई Z। A0 है बोर कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू ये है। N आप बता सकते हो कि K सेल है, L सेल है, और नीचे है Z एटॉमिक नंबर। फिर उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट विच हैव एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2 पाई H प्लैंक कांस्टेंट। काफ़ी सारे वहाँ ऑर्बिट हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन उन्हीं में रिवॉल्व करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या है, इंटीग्रल मतलब 1 2 3 वाले मल्टीपल ऑफ H/2 पाई है। जिनका एंगुलर मोमेंटम, जिन ऑर्बिट का इस फॉर्म में है H/2 पाई, 2H/2 पाई, 3H/2 पाई, 4H/2 पाई, उन्हीं में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। तो इसने बता दिया ना स्टेबिलिटी को कि भी एक तो इलेक्ट्रॉन फॉल जंप करेगा तभी चेंज होगी, अदरवाइज वो स्टेबल है, अदरवाइज उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो यूजफुलनेस क्या है, इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम एज इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लूज एनर्जी एज लॉन्ग एज इट स्टे इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में रहेगा तब तक इसकी एनर्जी स्टेबल रहेगी, इस कारण ये फॉल्स नहीं करता न्यूक्लियस में। इट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, भाई नंबर ऑफ लाइन क्यों मिलती हैं। तो डेल E2 माइनस E1 चेंज इन एनर्जी, E इज इक्वल टू H न्यू, ये फार्मूला होता है, इसकी जगह पुट कर दो तो लैम्डा ये अलग अलग E2 से E1 में आएगा, E3 से E1 आएगा, E4 से E2 आएगा, जो भी अलग अलग लाइन मिलती जाएंगे अलग अलग एनर्जी स्टेट के कारण। तो वो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। सो डिफरेंट लाइन ऑब्जर्व्ड एज इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। तो ये
स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन होगी और नंबर ऑफ लाइन, ये ही रदरफोर्ड की कमियां थी।